Liquefaction of gases can be done by applying high pressure under low temperature condition. Whenever we apply pressure or when we compress the gases, the intermolecular forces of attractions increases between the gaseous molecules and gases are liquefied into liquid. As you can see in this graph, this is a graph between pressure versus volume. And according to Boyle's law, at constant temperature, pressure is inversely proportional to the volume of gas and you get a hyperbola. तो वही चीज है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया गया है and you are getting a hyperbola. In this graph they are trying to show that at 30.98 degrees Celsius up to 30.98 degrees Celsius, carbon dioxide gas, this graph is plotted for carbon dioxide gas particularly, and at above means up to this temperature 30.98 degrees Celsius, CO2 can be liquefied, but above this temperature CO2 gas cannot be liquefied. So the temperature above which a gas cannot be liquefied, however high pressure we apply on it, is called critical temperature. Critical temperature is that temperature above which a gas cannot be liquefied, however high pressure we apply on it. One more thing we understand, if we have two gases A and B, critical temperature of gas B is 40 degrees Celsius and critical temperature of gas A is 50 degrees Celsius. It means gas B cannot be liquefied above 40 degrees Celsius temperature, means above 40.1 the gas B cannot be liquefied, however high pressure is applied on it, whereas gas A can be liquefied above 40 temperature 40.1, 42, 43, 44, 45, 49 up to 50, but above 50 gas A also cannot be liquefied. तो जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर वी डिनोट बाय TC. हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर more will be the ease of liquefaction. जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा. कहने का मतलब ये है गैस बी को हम 40 के नीचे जितना पॉसिबल टेम्परेचर से उन सब पे लिक्विफाई कर सकते हैं, 30 पे, 20 पे, 10 पे, -10 पे, -40 पर. जबकि गैस ए को वी कैन लिक्विफाई 45, 46, 49 अप टू 50. तो रेंज यहाँ ज़्यादा ओपन है, यहाँ पे हमें फ्रीडम ज़्यादा मिल गई और इसीलिए इसको लिक्विफाई करना आसान रहता है. टेम्परेचर हमेशा जब गैस को लिक्विफाई करते हैं तो हायर से लोअर चलेंगे ना.
भाई लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी तो गैसेस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा ही होती है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, और काइनेटिक एनर्जी जब कम करेंगे तो उनका टेम्परेचर कैसा होगा, लो हो जाएगा। आपने देखा होगा जब आप हिल्स साइड जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। वजह, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाइट के साथ कम होता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत लो हो जाती है। जब वो राइज करते हैं ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से, जब वो राइज करेंगे हाइट की तरफ, हायर एल्टीट्यूड की तरफ, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो खर्च होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, लो। इसी वजह से हिल एरिया में टेम्परेचर कैसा रहता है, लो रहता है। बच्चे क्या समझते हैं, वे सन के पास जा रहे हैं तो गर्मी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर जब निकल के बाहर जाएंगे फिर बढ़ेगा, लेकिन बहुत हाइट की बात है। लेकिन हिल से ऊपर या हिल के आसपास जो टेम्परेचर कम रहता है उसका रीज़न क्या है, कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और इसीलिए टेम्परेचर वहाँ कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो ज़्यादा ओपन है, रेंज ज़्यादा ओपन में जो ईज है लिक्विफिकेशन की वो ज़्यादा रहती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। यहाँ पर ये बात भी हम सीखेंगे, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है that can also be determined by the formula critical temperature is equal to 8a upon 8a upon 27 br। यहाँ आप देख सकते हैं a is van der Waals constant which measures the magnitude of force of attraction between the gaseous molecules. Higher the value of A, more will be the critical temperature. Similarly, small b is the molecule of, it is the volume of a single molecule of gas, and R is a constant. तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होती है, क्योंकि उस गैस के लिए एक ही वैल्यू, उस गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, सो दिस क्रिटिकल टेम्परेचर we can determine by this relation 8a upon 27 br। इसका रीजन क्या है, क्यों हम इस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। देखिए, एक पॉसिबिलिटी है कि हम गैसीय मॉलिक्यूल को कितना क्लोज ला सकते हैं। एक समय बाद जब हम उनको बहुत ज्यादा क्लोज लाएंगे तो उनके जो न्यूक्लियस हैं जिनमें प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो बहुत करीब आ जाएंगे, और इसी तरह से जो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये बहुत क्लोज आ जाएंगे, और ऐसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा क्लोज गैसेस मॉलिक्यूल्स को नहीं ला सकते, और इसके ऊपर इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा है उसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। जैसे यहाँ ये बताया हुआ देखिए पीसी, इसे हम पीसी से डिनोट करते हैं, विच इज 73 for CO2. So this critical pressure can also be determined by the formula A upon 27 B square. A van der Waals constant, small b volume of single molecule of a gas. Similar manner, the volume occupied by the gas at critical temperature is called
critical volume, which is denoted by Vc and can be determined by the formula Vc is equal to 3B. Yes, Vc is equal to 3B, by which we can determine the critical volume. So critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied, however pressure is applied on the gas. While critical pressure is the pressure exerted by the gas at critical temperature, whereas critical volume is the volume occupied by the gas at critical temperature. So these are the relations for Tc, Pc and Vc. We have one more temperature called inversion temperature. Inversion temperature. It is denoted by Ti. Inversion temperature is the temperature at which a gas neither show cooling effect nor heating effect. Inversion temperature is the temperature at which a gas neither show cooling effect nor heating effect is called inversion temperature. And this inversion temperature can also be calculated by the formula 2A upon small b into r. सभी चीजें कांस्टेंट एक पर्टिकुलर गैस के लिए। आपने देखा होगा अगर आपकी जो स्कूटी या बाइक या बाइसिकल की जो एयर, आप उसमें से कोई एक ऑल पिन या पिन लेकर के कोशिश करें उस वॉल्व को पुश करने की, तो जब गैस उससे बाहर आती है, एयर उससे बाहर आती है, तो आपको ठंडी दिखाई पड़ेगी। आपके घर में जो सिलेंडर यूज हो रहा है एलपीजी, यस एलपीजी सिलेंडर, आज कोशिश करिएगा उसका रेगुलेटर हटा करके उसमें किसी बॉल पेन से या किसी नेल से उसका जो वॉल्व है उसको पुश करने की, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। होता क्या है, जब आप उस नैरो होल से गैस को अलाउ कर रहे हो बाहर आने के लिए, तो गैसीय मॉलिक्यूल में होल्ड लग जाती है पहले में, और उस चक्कर में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी लड़ने झगड़ने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है, और लड़ झगड़ के अपनी काइनेटिक एनर्जी को बहुत लो कर लेते हैं जब उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं। तो इसीलिए ये कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम जूल थॉमसन इफेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यही बात हमने कहा, लेकिन जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसमें ऐसा नहीं होता। इन्वर्जन टेम्परेचर किसी भी गैस का वो टेम्परेचर है जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। जनरली क्या होता है, अगर एडियाबेटिक गैस है तो बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर जो गैसेस हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं, और एबव इन्वर्जन टेम्परेचर वो हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। जो गैसेस हैं अबव इन्वर्जन टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं अगर उनको एक नैरो होल से अलाउ किया जाए आउट होने के लिए, और बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट। ऐसा इसलिए है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, जो उन गैसीय मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है उसको ओवरकम करने में। क्योंकि देखिए अगर अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो गैसीय मॉलिक्यूल उस नैरो होल से आउट नहीं हो पाएंगे ना, नैरो ओपनिंग से आउट नहीं हो पाएंगे। तो अगर उनको आउट होना है तो जो पहले गैसीय मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उससे उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो फ्रीली जो है मूव कर पाएंगे। और लगभग कुछ ऐसा ही हिल एरियाज पर होता है जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक दूसरे से खत्म ही कर देते हैं। तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर की बात है, और ये इन्वर्जन टेम्परेचर जो है दैट इज द डबल ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइल्स टेम्परेचर। बॉइल टेम्परेचर आपको बताया था वो टेम्परेचर होता है
जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयज टेम्परेचर। और ये देखा गया है या ये मेजर किया गया है कि जो बॉयज टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर का हाफ होता है, सॉरी इसका जो जो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बॉयज टेम्परेचर का डबल होता है। तो अगर हम इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं तो क्योंकि ये डबल है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो इक्वल का साइन लगा पाएंगे। नाउ दीज टू मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बॉयल टेम्परेचर का कैसा है, डबल। ये हाफ नहीं हुआ, हाफ तो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हैं। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो हम इक्वल का साइन लगा पाएंगे। तो इसीलिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बॉयज टेम्परेचर का जस्ट डबल होता है। और इस तरह से जो बॉयल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए बॉयल टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर हमने ये लिखा है 2a अपॉन बी आर, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया इस वाले 2 से, तो वील गेट बॉयज टेम्परेचर दैट इज a अपॉन बी आर। तो इन रिलेशंस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ए बी आर की वैल्यू दे दी जाए, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कहा जाए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आप निकालो, तो उसमें फॉर्मूला आप यूज करेंगे 8a/27 बी आर। आपसे कहा जाए क्रिटिकल प्रेशर निकालो तो a/27 बी स्क्वायर। आपसे कहा जाए कि क्रिटिकल वॉल्यूम निकालो तो भी आप निकाल सकते हैं Vc = 3b। तो इस तरह से ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपसे बात हुई। Gases possess characteristic critical temperature which depends on the magnitude of intermolecular forces of attraction between the gas particle. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are respectively। इन्होंने आपको ये बताया दो गैसेस हैं, वन इज अमोनिया एंड सेकेंड इज CO2। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स आपको दिए 405.5 अमोनिया का और 304.10 कार्बन डाइऑक्साइड का। विच ऑफ दीज गैसेज विल लिक्विफाई फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग फ्रॉम 500 केल्विन। आपने 500 केल्विन से कूल करना स्टार्ट किया तो कौन सी गैस पहले लिक्विफाई हो जाएगी, बताओ भाई? NH3 हो जाएगी। वेरी गुड। पहले तो टेम्परेचर ये आएगा ना, और वैसे ही मैंने आपको बताया था हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर more will be the ease of liquefaction. So ammonia will liquefy first because its critical temperature will be reached first। 500 से जब नीचे करेंगे तो पहले तो ये आएगा ना, liquefaction of CO2 will require more cooling। H2 HE O2 N2 जैसे गैसेस को हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं कर सकते। दीज गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई दीज गैसेस आर नोन एज परमानेंट गैसेस, because hydrogen, helium, oxygen N2 cannot be liquefied at room temperature। That's why they are popularly known as permanent gases, whereas other gases like ammonia, CO2, SO2 etc can be liquefied at room temperature। That's why they are called नॉन परमानेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इनको हम रूम टेम्परेचर लिक्विफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम नॉन परमानेंट गैसेस भी बोल सकते हैं रफली। लेकिन जो H2 HE O2 और N2 वाली बात है उनको हम परमानेंट गैस इसलिए बोलेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हम इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते।
इस वजह से। So according to Graham's law of diffusion, when a gas is allowed to escape or diffuse from a narrow opening, then its rate of diffusion will be directly proportional to 1 upon under root of its molar mass। यानी कि जिस गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। और अगर हमारे पास दो गैसेस हैं R1 और R2 जिनके मॉलिक्यूलर मासेस M2 और M1 हैं, तो इस तरह से हम उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैं आपको देखिए बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास कोई वेसल है और इससे हमने एक ही ट्यूब है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, जब इस वॉल्व को आप ओपन करेंगे तो गैस जो है इस ट्यूब में एंटर करेगा। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ये गैस कवर करेगा उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और ये डिपेंड करेगा कि गैस का मोलर मास कितना है। जैसे मान लीजिए दूसरा वेसल हमारे पास है, जैसे दूसरा वेसल हमारे पास है, तो अगर इस गैस का मोलर मास ज़्यादा है तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करेगा। सेम टाइम में ये जो गैस है कम डिस्टेंस कवर करेगी। और ये जो गैस जिसका मोलर मास कम है, लाइट गैस है, वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। जी हाँ, वो है, अंडरस्टूड बात है। जब वॉल को ओपन करेंगे तभी गैस जो है वो डिफ्यूज होगी। तो जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। ये डेंसिटी ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है। तो इस रिलेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 by R2 is equal to under root D2 upon D1। जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जितनी हैवियर गैस होगी उतना मूवमेंट उसका कम रहेगा और कम डिस्टेंस कवर करेगी। इसको हम वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकिन अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस 2 अपॉन टाइम टेकिन। इसको भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। और इस तरह से, और अगर सेम वॉल्यूम, अगर डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं सेम टाइम में, तो ये रिलेशन हम इस तरह से भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, M2 अपॉन M1। ठीक है। हाँ, अगर सेम टाइम में दो गैसेस के डिफरेंट वॉल्यूम्स डिफ्यूज हो रहे हैं और उनके मोलर मासेस हमें किसी एक का पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। ये यही वाली फॉर्म है, R1 की जगह वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकिंग और R2 की जगह वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकिंग। हमने ऐसा किया है। ठीक है।